सैटरडे टीवी में आप सभी शुभचिंतकों का, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं राकेश कुमार सिंह, सैटरडे टीवी से। आज हमारे बीच उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जो लखनऊ मुख्यालय से हैं, श्री कमल दुबे जी, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की जो परिचर्चा प्रतिदिन आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं सैटरडे टीवी के माध्यम से, उसी पर आज वरिष्ठ पत्रकार श्री कमल दुबे जी से परिचर्चा होगी। आदरणीय दुबे जी, इधर लगातार विधानसभा चुनाव जब से सन्निकट हुआ है जी तब से प्रतिदिन हर दल, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सभी दल किसी न किसी को अपने पक्ष में तोड़ के ला रहे हैं कि जिससे जनता में संदेश जाए कि हमारी दल लीड कर रही है। अभी समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, कई अन्य विधायकों को उन्होंने अपने दल में शामिल कराया। तो एक तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने सपा सुप्रीमो की पुत्रवधू को अपनी पार्टी में शामिल कराया। उसी क्रम में कांग्रेस से भी पिछले दिनों कांग्रेस के कदावर युवा नेता जितिन प्रसाद जी, जो भाजपा में शामिल हुए और कैबिनेट मंत्री हुए बने। इसी क्रम में आज पूर्वांचल के कदावर नेता और पड़ौना के राजघराने से जुड़े हुए राजा कुंवर आरपीएन सिंह आज भाजपा में शामिल हुए। इससे उनके शामिल होने से पूर्वांचल में क्या आपको लगता है कि भाजपा के मतदान में या भाजपा के मतदाताओं में, भाजपा के पक्ष में जनाधार बढ़ेगा? देखिए राकेश जी, दो चीज़ें हैं। जैसा पहले आपने कहा कि चुनाव के पहले दूसरे दल किसी को तोड़ के ला रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, ये हर चुनाव की परंपरा होती है। हर चुनाव के पहले, चाहे लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, इन नेताओं में भगदड़ मचती है। हर नेता अपने लिए सुरक्षित ठौर तलाशता है, जिसके टिकट कटते हैं वो भाग के उधर जाता है, और जिससे कहीं फायदा मिल रहा होता कभी कभी पार्टियां भी तोड़ती हैं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने की प्रतिक्रिया के स्वरूप बीजेपी ने मुलायम सिंह की बहू को तोड़ के लाई। हालांकि वो पहले से भाजपा के संपर्क में थी, लेकिन जनता को संदेश देने के लिए लाई। उसी तरह अन्य दलों का चल रहा है, कोई कांग्रेस से ला रहा, कोई बसपा से ला रहा। अब जहां तक आरपीएन सिंह का सवाल है, तो ये एक भाजपा की बड़ी उपलब्धि है। अपर्णा यादव की तुलना करें, आरपीएन सिंह जमीनी नेता हैं, उनके पिताजी भी राजनीति से लंबी पकड़ थी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे। जब 2014 में टीम राहुल बनी तो उस टीम में आरपीएन सिंह मजबूत मेंबर थे। यूपी से दो थे, जितिन प्रसाद जी और आरपीएन सिंह जी। मनमोहन मंत्रिमंडल में इनको मंत्री भी बनाया गया। झारखंड के ये प्रभारी रहे। तो इनकी जो राजनीतिक गतिविधियां थी वो एक नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। तो उनके आने से भाजपा को पूर्वांचल में लाभ निश्चित तौर से होगा, और ओबीसी नेता के रूप में कांग्रेस इनको, बीजेपी इनको प्रस्तुत करेगी। जी। दूसरी चीज, इधर लगातार चुनावी का महासमर शुरू हो गया है। प्रथम चरण का चुनाव पश्चिम उत्तर प्रदेश में है और लगभग 58 विधानसभा का चुनाव प्रथम चरण में है। आप लगातार कई वर्षों से चुनाव कवरेज भी किए हैं, कई वर्षों से आप कई राजनीतिक दलों की कवरेज की है। पिछली बार 58 सीट में लगभग 54 सीट भाजपा जीती थी। इस बार इधर पश्चिम में किसानों का आंदोलन भी हुआ और भी कई चीज पश्चिम में हुआ है। तो क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, जो 58 सीटों पर, तो लड़ाई आर पार की रहेगी कि अभी भी वही 2017 की स्थिति आपको दिख रही है? देखिए, हमेशा पहले चरण पे पूर्वांचल में, पश्चिमी यूपी में मतदान होता रहा जी। और बीजेपी का इतिहास उठा के देख लो, जहां पर वोटिंग अधिक परसेंटेज होता है वहां बीजेपी फायदे में रहती है जी। अगर सातों चरणों को हम मिला ले तो हमेशा पुराने रिकॉर्ड के डाटा बताते हैं
सातों चरणों में सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी की जो सीटें होती वहां वोटर परसेंटेज सबसे अधिक होता है। उसके बाद धीरे 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 गिरता जाता है। अगर बीजेपी वहां सरकार या बीजेपी या 60% से ऊपर वोटिंग होती है तो बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं होगी। हाँ, गिरावट जरूर आएगी। सपा ने भी जाट मुस्लिम फैक्टर रालोद से गठबंधन करके बनाने की कोशिश की है, लेकिन अतीत बताता है कि जब जब बीजेपी और रालोद का गठबंधन हुआ तभी रालोद को फायदा हुआ है। कांग्रेस से रालोद ने किया हो तो उतना नुकसान में नहीं रही, चाहे सपा से किया हो चाहे बसपा से किया हो। सबसे अच्छा प्रदर्शन रालोद को पिछले लोकसभा चुनाव के जो इससे पहले हुआ था उसको लोकसभा की 7 सीटें मिली थी। ये जो पिछला लोकसभा से भी पहले वाले चुनाव, तो ये जो चुनाव एक प्रयोग है। अजीत सिंह के बेटे को, जयंत चौधरी को अखिलेश यादव ने साथ लिया है और परंपरागत माना जा रहा है कि मुस्लिम वोट सपा को करेगा, तो जाट और मुस्लिम गठबंधन कितना असर दिखाएगा ये नतीजे बताएंगे। ये निश्चित है कि भाजपा को पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार पश्चिमी में वो सफलता नहीं मिली। हाँ, वो चीज नहीं है उनके साथ। इस बार ग्राफ गिरेगा जी। अच्छा, दूसरी चीज यह है कि जैसे 2017 के चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव में जो मोदी फैक्टर चल रहा था, तो इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर तेज है कि योगी फैक्टर तेज है? देखिए, हमें चर्चाओं में तो योगी फैक्टर देखा। योगी को अगला पीएम के रूप में टीम योगी प्रस्तुत कर रही है, लेकिन हम जनता के बीच जाएं तो अभी भी मोदी फैक्टर बेअसर नहीं हुआ है। मोदी को ही लोग पसंद कर रहे हैं। और जो पिछला चुनाव आश्चर्यजनक ढंग से 300 से ऊपर का आंकड़ा बीजेपी ने पार किया, उसमें निश्चित तौर से मोदी फैक्टर का ही बड़ा योगदान था। ये सही है कि योगी जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में साफ सुथरी सरकार देके अपनी निजी मेहनत के दम पर जनता को बड़ा संदेश दिया है। लेकिन जब मोदी फैक्टर की बात आती है तो वहां मोदी अभी भी जनता के बीच लोकप्रियता बनी है। यही कारण हाल के दिनों में आपने देखा होगा भाजपा की जो होर्डिंग्स वगैरह लग रही हैं उसमें फिर पीएम को ही आगे किया जा रहा है, योगी जी को थोड़ा सा पीछे। हो सकता है वो पार्टी की रणनीति हो या जो भी हो, ऐसा सुधार करना शुरू कर दिया। पीएम वैसे भी राजनीति में भी, भाजपा के राजनीति में वो शीर्ष पर है, तो अगर भाजपा यहाँ से चुनाव लड़ रही है तो पीएम का फोटो तो आगे होना ही चाहिए। और पीएम के ही नाम पर चुनाव पूरे देश में हुआ है, पीएम के ही नाम पर प्रदेश में भी हो रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं और वो भी अपने कर्मों के बल पर, अपने विवेक से और अपने आत्मबल से, आत्मविश्वास से उन्होंने 5 साल बहुत अच्छी सरकार चलाई भी है और उसका परिणाम भी जनता जो देना होगा, उनकी सरकार का परिणाम, उसका रिजल्ट 10 मार्च को देगी भी। लेकिन जहाँ तक फोटो लगने की बात है तो फोटो तो योगी से ऊपर मोदी की लगनी ही चाहिए और उसमें कोई राजनीति, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए कि मोदी आ गए योगी ये हो गए, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। बीच में कुछ चेंजिंग हुई थी, गलत फहमी या जो भी, लेकिन बनारस में कुछ, लखनऊ में दिखी, होर्डिंग्स में ऐसा हुआ, लेकिन फिर बदलाव किया गया। अब जो पार्टी का प्रचार या जो भी चल रहा है, मेरे हिसाब से जो समझ में आ रहा है कि बनारस में जो कार्यक्रम था, क्योंकि बनारस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और बनारस की जो भी, बनारस में उनकी काम के द्वारा जो भी ब्रांडिंग की जा रही है या उनका जो भी काम किया गया है, चाहे बाबा वहाँ बनारस विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने की बात हो, चाहे जो भी वहाँ पर काम किया गया, तो उसकी क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री का वो संसदीय क्षेत्र है, तो वहाँ देश के प्रधानमंत्री की ही ब्रांडिंग की जाएगी। वहाँ भी उनका फोटो लगना कोई गलत नहीं था, वहाँ मोदी योगी जी की ब्रांडिंग की कोई जरूरत नहीं थी, वहाँ तो मोदी जी की ही ब्रांडिंग की जरूरत थी। उसमें लोगों ने इस तरह बात किया, लेकिन उसमें ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी और योगी जी ये दोनों लोग अपने अपने विधा के राजनीतिक, ये प्रदेश चलाते हैं, वो देश चलाते हैं, और जो देश चलाता है उनका संसदीय क्षेत्र है लखनऊ, सॉरी बनारस। तो अब बनारस में कोई कार्यक्रम हो रहा है, वो भी जिस चीज को लेकर के जापान के प्रधानमंत्री तक उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उसको बनाने की बात हुई थी कि हम इस तरह बनारस को बनाएंगे, तो वहाँ तो मोदी जी की ब्रांडिंग कोई बुरा नहीं है। हाँ बिल्कुल,
दूसरी चीज राकेश जी, मैं और आपको बताना चाहूँगा जी कि योगी जी को 5 साल कार्यकाल के बाद उन्हें हिंदुत्व, ये पब्लिक मान रही है कि हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है, लेकिन योगी जी ने कभी अपने को उस तरह बयान, उनके कामकाज तो रहता, उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया और उन्हें हिंदुत्व का भले लोग प्रेजेंट करें, उनके काम में ये चीज़ कभी नहीं दिखती। उन्होंने चाहे मुख्यमंत्री सहायता कोष से मदद की बात हो, चाहे योजनाओं की बात हो, उन्होंने अगर हिंदू को लाभ दिया तो मुस्लिम को भी दिया। चाहे योजनाओं को तलाश के देख लीजिए, तो उन्होंने अपना काम करके सबको साथ लेने की कोशिश की है और सबको फायदा दिया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। उनका जो काम करने का तरीका बड़ा समान और अच्छा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी होती है वो संवैधानिक होती है और इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो आप भले आपका औरा हिंदू नेता के रूप में देखा जाता हो, या जब शुरू में 2014 में चुनाव लड़ने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए और उनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो उनको भी देश की जनता एक हिंदू नेता के औरा के रूप में देखी थी। उनके साथ प्लस पॉइंट इतना था कि गुजरात में उन्होंने विकास किया, लेकिन उनको भी हिंदू नेता के रूप में पब्लिक देखती थी। भले वो कोई बात न कहें, भले अपने, क्योंकि इन लोग संवैधानिक पदों पर हैं, ये लोग किसी एक धर्म किसी एक जात की बात कर नहीं सकते। और इन लोगों की सरकार में ऐसा भी नहीं है, इन लोगों ने जो भी संविधान बनेगा, जो भी कानून बनेगा, जो भी विकास के दायरे बनेंगे, जो भी विकास के स्तंभ खींचा जाएगा, हाँ वो तो उसमें तो आपको जाति में धर्म में आप नहीं बांट सकते। वही मैं कहना चाहता हूँ कि योगी जी ने सबको और वैसे भी योगी जी, क्योंकि हिंदू औरा उनका इसलिए है क्योंकि गोरक्ष पीठ के वो महंत भी हैं, वह हिंदू का ही पीठ है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी सांस्कृतिक संगठन उनकी है हिंदू युवा वाहिनी, जिसके वो संरक्षक हैं, वो भी हिंदू की ही वादी है। दूसरी चीज यह है कि हिंदू धर्म के लिए जो भी सनातन धर्म है, सनातन धर्म के लिए वो लगातार संघर्ष किए हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लगातार काम किए हैं। गोरखपुर में अनेकों हिंदू संगम कराए हैं, धर्म संगम कराए हैं। तो और तो उनका पूरा दुनिया जानती है कोई हिंदू नेता है। अब क्योंकि वो संवैधानिक पद पर है, तो वह ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ना ऐसा कुछ बोल सकते हैं जिससे लगे कि वो हिंदू है, क्योंकि वो यहाँ तो सबके हैं।